हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं स्पाईटेक। वेलकम टू एक्टिव डायरेक्टरी लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोल के बारे में। इसके साथ साथ हम जान रहे होंगे फिज्मो रोल के बारे में एंड डोमेन ट्री एंड फॉरेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, जहाँ से आप लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। Primary domain controller is a Microsoft Windows NT domain controller that contains the master copy of security account manager database। जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता है वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के मेन डेटाबेस को स्टोर करके रखता है, जिसमें हमारे दो डेटाबेसेस आते हैं। पहला आता है हमारा sysvol, दूसरा आता है हमारा ntds.dit। इन दोनों डेटाबेस को स्टोर करके रखता है अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। हालांकि स्टोर करके सभी रखते हैं, जो मास्टर कॉपी होती है, जो रीड राइट कॉपी होती है, वो आपकी होती है पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास। उसके बाद देखते हैं विंडो एंटी डोमेन हैज ओनली वन पीडीसी। द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर मस्ट बी द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन अ डोमेन एंड डिफाइन द डोमेन। जब भी हम अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पहला डोमेन कंट्रोलर बनता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। If PDC need to be taken offline for maintenance or repair, or it unexpectedly goes down, a backup domain controller can be promoted to the role of PDC। अगर हमारा किसी भी रीजन से प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है तो बैकअप डोमेन कंट्रोलर को एज ए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? दिस इज नेसेसरी बिकॉज बैकअप डोमेन कंट्रोलर कैन रीड ओनली कॉपी ऑफ द डोमेन डायरेक्टरी डेटाबेस, सो यूजर अकाउंट cannot be modified and password cannot be changes unless there is a PDC on the network। अगर हम बैकअप डोमेन कंट्रोलर को एज ए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट नहीं करते हैं तो जो भी यूज़र है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब यूज़र का ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा, यूज़र का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम चेंज नहीं हो पाएगा, और अगर यूज़र पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो पासवर्ड भी चेंज नहीं हो पाएगा अगर आपके पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं है तो। अब हम बात करते हैं बैकअप डोमेन कंट्रोलर के बारे में। सो बैकअप डोमेन कंट्रोलर कुड बी ऑथेंटिकेट द यूजर इन द डोमेन, बट ऑल अपडेट टू अ डोमेन, न्यू यूजर, चेंज पासवर्ड, ग्रुप मेंबरशिप कुड ओनली बी मेड विया द पीडीसी, which will be then propagate these changes to the all BDC in the domain। सो यहाँ पे बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? बैकअप डोमेन कंट्रोलर इज यूज टू स्टोर द बैकअप ऑफ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। एज एग्जाम्पल ये हमारा है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और ये हमारा है बैकअप डोमेन कंट्रोलर। तो बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्या करता है? जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में, कोई नए पासवर्ड चेंजेस होते हैं वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में, या आप नया ग्रुप बनाते हो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में, ग्रुप में कोई यूज़र ऐड करते हो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में, तो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाता है बैकअप डोमेन कंट्रोलर में। किसी एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर नहीं, जितने भी आप बैकअप डोमेन कंट्रोलर रखोगे सभी बैकअप डोमेन कंट्रोलर में ऑटोमेटिक वो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्या करता है? दैट इज यूज टू स्टोर द कॉपी ऑफ primary domain controller, backup of primary domain controller। If any case our primary domain controller goes down, so we should have backup of all the database, all the user and all the groups। So in the future if we wanted to change backup domain controller to primary domain controller, so we can do, क्योंकि हमारे पास पहले से ही पूरा बैकअप है। तो बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? बैकअप डोमेन कंट्रोलर इज यूज्ड टू contain the copy of primary domain controller or used to take backup of primary domain controller। बात करते हैं दोस्तों हम CDC, the name of CDC child domain controller। child domain controller that share the part of domain name, more specifically the right part of the domain name with another domain। as example लेते हैं दोस्तों, हमने एक डोमेन बनाया spytech.com का और ये डोमेन पड़ा है दिल्ली में। हमने एक और डोमेन बना दिया दैट इज child.spytech.com। तो child.spytech.com ये हमारा डोमेन पड़ा है मुंबई में। अब हमने चाइल्ड क्यों बनाया? एज एग्जांपल अगर हम चाइल्ड ना बनाते और मुंबई में अपनी ब्रांच ओपन कर लेते तो कोई भी यूज़र मुंबई में बैठा है और उसको ऑथेंटिकेट होना है तो वो कहाँ पे आता? दिल्ली में आता ऑथेंटिकेट होने के लिए। तो अगर किसी भी रीज़न से अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता तो हमको क्या करना पड़ता? चेक करना पड़ता है उसकी इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, पीडीसी एमुलेटर रोल कहाँ पे है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ट्रबल शूट करनी पड़ती। तो थोड़ा बहुत हमारे लिए क्या हो जाता है? क्रिटिकल हो जाता है।
तो इस चीज़ को थोड़ा ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक चाइल्ड डोमेन बना दिया, मुंबई में ही बना दिया। और हमने अगर कोई भी यूज़र अब ऑथेंटिकेट होगा तो ऑथेंटिकेट होने के लिए कहाँ पे आएगा, वो आएगा मुंबई में जो हमारा डोमेन पड़ा है child.spytech.com। तो अगर वो यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता तो मुंबई के ही डोमेन कंट्रोलर में हमको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, हमको दिल्ली वाले डोमेन कंट्रोलर में ट्रबल शूटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये होता है हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आपको क्रिएट करने के लिए आपके पास पेरेंट डोमेन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेरेंट डोमेन नहीं है तो आप चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर नहीं क्रिएट कर सकते। आई होप आपको चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं डोमेन क्या होता है। व्हाट इज डोमेन? So domain store the information about all objects within Microsoft Active Directory network. It can be single user, single group. It can be in hardware devices such as printer and computer. Domain क्या होता है? Domain is used to store the information about user objects. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं यूज़र हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा ग्रुप हो गया, ऑब्जेक्ट हमारे मोबाइल डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, लैपटॉप हो गया। इन सारी की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इन सब की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं हम डोमेन में। जब भी हम कोई नया यूज़र बनाते हैं वही इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? डोमेन में। नया ग्रुप बनाते हैं वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? डोमेन में। अब हम जानते हैं दोस्तों डोमेन ट्री के बारे में। डोमेन ट्री कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन इज नोन एज डोमेन ट्री। डोमेन कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन मीन्स क्या हो गया? डोमेन 1 spytech.com हमारा है, हमने इससे एक नई ब्रांच ओपन की secure.spytech.com के नाम से। तीसरी ब्रांच हमने ओपन की sales.spytech.com के नाम से। फोर्थ ब्रांच हमने ओपन की mumbai.spytech.com के नाम से। तो ये हमारा एक डोमेन, 2 डोमेन, 3 डोमेन एंड 4 डोमेन, हमारे टोटल 4 डोमेन हो गए। और इन चारों डोमेन को मिला दें हम तो हमारा बनता है डोमेन ट्री। व्हाट इज डोमेन ट्री? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन इज नोन एज डोमेन ट्री। आई होप दोस्तों डोमेन ट्री आपको समझ में आ गया होगा। अ डोमेन ट्री इज मेड ऑफ सर्वरल डोमेन दैट शेयर कॉमन स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे डोमेन एक कॉमन स्कीमा शेयर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज spytech.com। ये आपका एक कॉमन स्कीमा है जो हर एक डोमेन में आपका विजिबल है। डोमेन इन अ ट्री और ऑल्सो टुगेदर बाय ट्रस्ट रिलेशनशिप। ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट spytech.com का यूजर secure.spytech.com में लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं spytech.com का यूजर जो है वो secure.spytech.com में लॉगिन करे या फिर sales.spytech.com में लॉगिन करे या mumbai.spytech.com में लॉगिन करे, तो इसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा ट्रस्ट रिलेशनशिप। अगर आपको चाहिए कि secure.spytech.com का यूजर spytech.com में लॉगिन करना पड़े तो आपको spytech.com और secure.spytech.com के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तब जाके ये लॉगिन कर पाएंगे। बट यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ जहाँ के लिए आप ट्रस्ट बनाएंगे वहाँ के लिए आपके यूज़र लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों डोमेन फॉरेस्ट क्या होता है हम समझते हैं। एज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक डोमेन है दैट इज़ ट्री engineerbabu.com। हमने क्या किया, 2 इसकी ब्रांचेस ओपन कर ली, एक sales.engineerbabu.com, एक it.engineerbabu.com के नाम से। engineerbabu.com ने क्या किया, फ्यूचर में एक कंपनी एक्वायर कर ली spytech.com के नाम से। तो spytech.com की 2 चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हैं, secure.spytech.com एंड lab.spytech.com। तो ये हमारा हो गया spytech.com, एक हमारा ये सिंगल ट्री हो गया। engineerbabu.com ये हमारा दूसरा ट्री हो गया। ऐसे एक तीसरा ट्री ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं contoso.com। तो contoso.com हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ट्री हो जाएगा। तो डोमेन ट्री क्या होता है, डोमेन फॉरेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 1 और मोर डोमेन ट्री इज नोन एज फॉरेस्ट। तो हमारा एक या एक से ज़्यादा जब ट्री हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो हमारा ये ट्री नंबर 1 हो गया आपका, इंजीनियर बाबू क्या हो गया हमारा, ट्री नंबर 1 हो गया, और spytech.com क्या हो गया हमारा, ट्री नंबर 2 हो गया। दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। सो कलेक्शन ऑफ 1 और मोर डोमेन ट्री इज नोन एज फॉरेस्ट। अब हम जान लेते हैं दोस्तों ऑपरेशन मास्टर के बारे में। ऑपरेशन मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देंगे डेफिनेटली यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करना। ऑपरेशन मास्टर में हमारे 5 रोल होते हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, RID मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर एंड PDC एमुलेटर। अगर हम फॉरेस्ट वाइज देखेंगे तो फॉरेस्ट वाइज हमारे सिर्फ 2 रोल होते हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर एंड स्कीमा मास्टर।
एंड डोमेन वाइज हमारे RID मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर एंड PDC एमुलेटर। फॉरेस्ट वाइज क्या होता है हम यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे दोनों जगह देखेंगे तो दोनों जगह आपको मिला के सिर्फ 2 आपके, एक स्कीमा मास्टर और एक डोमेन नेमिंग मास्टर मिलेगा। और अगर आप डोमेन वाइज देखेंगे तो आपको PDC एमुलेटर यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। और आपका RID मास्टर यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। तो जो हमारे डोमेन वाइज हैं ये 3 रोल हर डोमेन में आपको मिलेंगे और फॉरेस्ट में आपके सिर्फ 2 रोल होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है हाउ मेनी रोल वी हैव इन फॉरेस्ट वाइज, सो वी हैव ओनली 2 रोल इन फॉरेस्ट वाइज, डोमेन नेमिंग मास्टर एंड स्कीमा मास्टर। एंड हाउ मेनी रोल वी हैव इन डोमेन वाइज, सो डोमेन वाइज वी हैव 3 रोल, RID मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर एंड PDC एमुलेटर। इन टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 5। अब हम हर एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर, दिस रोल मस्ट बी ऑनलाइन एंड एक्सेसिबल व्हेन यू अटेम्प्ट टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन: ऐड और रिमूव डोमेन्स, ऐड और रिमूव डायरेक्टरी पार्टीशन, परफॉर्म अ डोमेन रीनेम। तो पहले हम देखते हैं ऐड और रिमूव डोमेन। एज एग्जाम्पल आपके पास spytech.com का एक डोमेन है जो ऑलरेडी आपके पास है और आप एक दूसरा डोमेन चाहते हैं कि ऐड कर दें spytech.com के नाम से ही, तो ये ऐड होगा या नहीं होगा? ये ऐड नहीं होगा। और इसको चेक करना किसका काम है? डोमेन नेमिंग मास्टर का। तो डोमेन नेमिंग मास्टर क्या कहेगा? डोमेन नेमिंग मास्टर कहेगा कि भैया spytech.com का ऑलरेडी एक डोमेन है, आप दूसरे नाम से इसको ऐड करो। तो ये क्या करेगा? ये लगा देगा A, तो a.spytech.com। ओके, तो a.spytech.com क्या हो गया? एक दूसरा डोमेन यहाँ पे बन गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कौन चेक कर रहा है? डोमेन नेमिंग मास्टर। दूसरी हम बात करते हैं sales.spytech.com। एज एग्जाम्पल आप sales.spytech.com एक पुराना डोमेन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है spytech.com में और आप इस डोमेन को चाहते हैं आप रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए डोमेन नेमिंग मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डोमेन नेमिंग मास्टर अवेलेबल नहीं है तो आप sales.spytech.com को रिमूव नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप नया डोमेन ऐड करना चाहते हैं तब भी आपके पास डोमेन नेमिंग मास्टर रोल का होना ज़रूरी है। अगर आप पुराने डोमेन को डिलीट करना चाहते हैं तब भी आपके पास डोमेन नेमिंग मास्टर रोल का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम परफॉर्मिंग अ डोमेन नेम रीनेम। एज एग्जाम्पल आपके पास sales.spytech.com का एक पुराना डोमेन है और उसको आप रीनेम करके HR.spytech.com रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास डोमेन नेमिंग मास्टर का होना ज़रूरी है। अगर डोमेन नेमिंग मास्टर रोल अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी डोमेन को रीनेम नहीं कर पाएंगे। ऐड और रिमूव डायरेक्टरी पार्टीशन, अगर आप डायरेक्टरी पार्टीशन भी ऐड करना चाहते हैं किसी भी डोमेन में तब भी आपके पास डोमेन नेमिंग मास्टर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोमेन नेमिंग मास्टर कहाँ पे यूज होता है। डोमेन नेमिंग मास्टर मस्ट बी ऑनलाइन ड्यूरिंग एडिंग और रिमूविंग द डोमेन इन द फॉरेस्ट एंड रीनेमिंग द डोमेन विद इन द फॉरेस्ट और एडिंग और रिमूविंग डायरेक्टरी पार्टीशन। देन आपका डोमेन नेमिंग मास्टर ऑनलाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अपने नए रोल के बारे में, दैट इज स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर रोल मैनेज द रीड राइट कॉपी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। जो हमारी मेन कॉपी होती है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा की, उसको कौन मैनेज करता है? रीड और राइट दोनों कौन करता है? स्कीमा मास्टर रोल। द AD स्कीमा डिफाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स लाइक एम्प्लॉय ID, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लॉगिन नेम दैट यू कैन अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इन योर AD डेटाबेस। जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं, कोई भी यूज़र, कोई भी सपोज नया ज्वाइनी आया, तो नया ज्वाइनी आप जब क्रिएट करते हैं तो उसको एक यूज़र नेम देते हैं, उसका ईमेल एड्रेस देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, मैनेजर कौन है, किस लोकेशन पे काम कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? स्कीमा मास्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कीमा मास्टर क्या करता है? जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो स्कीमा मास्टर अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़, जब भी आप उसको रीनेम करते हैं, रीनेम मतलब एज एग्जाम्पल यूज़र, कोई यूज़र है, यूज़र ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दिया, अब यूज़र चाहता है कि उसका ईमेल एड्रेस जो है deepak.k@spytech.com, ये उसका ईमेल एड्रेस था और वो चाहता है कि उसका ईमेल एड्रेस चेंज हो जाए और चेंज होके deepak.t
@spytech.com हो जाए। तो वो क्या चाहता है, वो अपने नेम में, अपने ईमेल एड्रेस में चेंज करना चाहता है। तो वो एक रिक्वेस्ट डालेगा और अब आप जाके एट्रीब्यूट में चेंजेस करोगे। एक्टिव डायरेक्टरी के एट्रीब्यूट मतलब क्या हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, यूज़र एट्रीब्यूट्स। तो जब भी आप यूज़र एट्रीब्यूट्स में कोई भी चेंजेस करोगे तो स्कीमा मास्टर को होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कीमा मास्टर रोल अवेलेबल नहीं है तो आप यूज़र के एट्रीब्यूट्स में चेंजेस नहीं कर सकते। यूज़र ही नहीं, आप ग्रुप के एट्रीब्यूट्स में भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर के एट्रीब्यूट्स में भी चेंजेस नहीं कर सकते, प्रिंटर एट्रीब्यूट्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो किसी की एट्रीब्यूट्स में अगर कोई भी आपको चेंजेस करने हैं तो स्कीमा मास्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका स्कीमा मास्टर क्या होता है। तो इसका स्कीमा मास्टर इज यूज्ड टू स्टोर द डेफिनेशन, स्टोर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट एंड व्हेनेवर वी वांटेड टू चेंज एट्रीब्यूट्स ऑफ यूजर अकाउंट, स्कीमा मास्टर शुड बी अवेलेबल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और हम डिस्कस करते हैं RID मास्टर को। RID मास्टर असाइन द ब्लॉक ऑफ सिक्योरिटी ID टू डिफरेंट DC दे कैन यूज फॉर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। तो पहले हम जान लेते हैं SID क्या होता है। SID इज अ यूनिक ID। SID क्या होती है, यूनिक ID होती है। किसकी यूनिक ID होती है, एवरी यूजर, एवरी ग्रुप। जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उसको असाइन होती है UID, और जब भी हम कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसको असाइन होती है ग्रुप ID, GUID। ठीक है, एज एग्जांपल लेते हैं, आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराते हो, ठीक है, तो एडमिशन जैसे ही कराते हो तो आपको क्या असाइन होता है, आपको असाइन होता है एक रोल नंबर। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे यूजर बनाते हैं तो उसको क्या असाइन होता है, एक यूनिक ID असाइन होती है जिसको बोलते हैं हम SID, सिक्योरिटी ID। ओके, तो RID क्या करता है, हमारा एक हमने क्या बनाया, बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाया, हमने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया। तो spytech.com क्या करेगा, ये हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, RID क्या करता है, जब भी हम कोई डोमेन बनाते हैं तो उसको क्या करता है, एक पूल दे देता है 500 का, 600 का, एग्जैक्टली मेरे को नंबर नहीं याद है कितने नंबर का वो पूल देता है, एक पूल दे देगा। तो ये क्या करेगा, ये उतने ही यूज़र और उतने ही ग्रुप क्रिएट कर पाएगा जितना पूल इसने दिया है। अगर इसने 500 दिया है तो ये 500 यूज़र क्रिएट कर लेगा या 500 ग्रुप क्रिएट कर लेगा, ठीक है, या 250 यूज़र क्रिएट कर लेगा, 250 ग्रुप क्रिएट कर लेगा, ठीक है, टोटल 500 क्रिएट कर सकता है। तो अब इसके पास अगर वो पूल खत्म हो गया तो ये फिर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट डालेगा किसको, अपने मेन डोमेन को जहाँ से इसको पूल मिला है, उसको बोलेगा कि हेलो भाई, मेरे पास जो पूल आपने दिया था यूज़र बनाने का SID का, वो पूल SID का ख़त्म हो गया है, अब मेरे को नया पूल दे दो। तो ये क्या करेगा, फिर से पूल दे देगा, कितने यूज़र का, कितने का, 500 का अगेन दे देगा। तो फिर से ये 500 बना लेगा। तो बट इन केस अगर हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो है वो डाउन हो जाता है, जहाँ पे हमारा RID मास्टर स्टोर है वो हमारा डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या ये डोमेन नया यूज़र या नया ग्रुप क्रिएट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो RID मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है। whenever we are creating any user, whenever we are creating any groups, so RID मास्टर का वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। RID मास्टर क्या करता है, RID is a consist of SID, security ID. RID is used to provide unique ID to every user and every group which is available in the domain. Okay. आई होप आपको RID मास्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको दोस्तों कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आपके पास कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे कर सकूँ। अब हम आते हैं PDC एमुलेटर के पास। PDC एमुलेटर एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसके बहुत ज़्यादा ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन सा है, तो हम बोलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन सा है, PDC एमुलेटर। क्योंकि और जो रोल है वो तो आपका यूज़र बनाने में या ग्रुप बनाने में लाइक यू नो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट अगर आपका PDC एमुलेटर डाउन हो गया किसी भी रीज़न से, तो जितने भी यूज़र क्रिएटेड हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है, सारी एप्लीकेशन, सारे वर्कर्स अफेक्टेड होंगे। कैसे अफेक्टेड होंगे हम देख लेते हैं। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्टिंग टू ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, modifying password,
मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इन एडी फॉरेस्ट। ये क्या करता है, एज एग्जाम्पल हमारा एक यूज़र ए है, वो यहाँ पे बैठा है और उसने क्या किया, पासवर्ड अपना चेंज कर दिया। जब भी वो पासवर्ड अपना चेंज करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट, सेव होने की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, सर्वर पे आएगी और यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ तक ले आने का काम कौन कर रहा है, पीडीसी एमुलेटर। तो अगर पीडीसी एमुलेटर डाउन हो गया तो क्या यूज़र पासवर्ड चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर चेंज कर लेगा तो पासवर्ड यहाँ पे सेव नहीं होगा और वो दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो सारे यूज़र ऐसे इफेक्ट हो जाएंगे। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, तो अगर नया यूज़र आता है या कोई भी यूज़र आता है, यूज़र अपना यूज़र नेम देता है, यूज़र अपना पासवर्ड देता है लॉगिन करने के लिए लैपटॉप में, तो उसकी भी रिक्वेस्ट कहाँ पे आती है, डोमेन के पास आती है। और वो रिक्वेस्ट कौन लेके आता है, पीडीसी एमुलेटर। ओके। मैनेजिंग जीपीओ, अगर आप चाहते हो, एज एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूज़र ए जो है वो कंट्रोल पैनल ओपन ना कर पाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई कर दी इस डोमेन पे, और पॉलिसी को यहाँ से यहाँ तक इस कंप्यूटर पे पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए कौन काम कर रहा है, कौन लेके जा रहा है पॉलिसी को, पीडीसी एमुलेटर। अगर पीडीसी एमुलेटर नहीं होगा तो पॉलिसी यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी और इस लैपटॉप पे पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये यूज़र जो है वो कंट्रोल पैनल ओपन कर सकता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो अगर कंट्रोल पैनल में ब्लॉक करना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यूज़र देख सके कौन कौन से सॉफ्टवेयर के सिस्टम में इंस्टॉल है या कुछ भी, तो वो हमारा कौन कर रहा है यहाँ पे, पीडीसी एमुलेटर। टाइम एंड डेट सिंक्रोनाइजेशन, टाइम एंड डेट सिंक्रोनाइजेशन, जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे वर्क स्टेशन होते हैं, हर एक वर्क स्टेशन में टाइम और डेट कहाँ से सिंक्रोनाइज होता है, हमारे डोमेन कंट्रोलर से सिंक्रोनाइज होता है यहाँ से। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होते हैं जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो एनटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी डेट और टाइम सिंक्रोनाइज होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ पे एवरी वर्क स्टेशन। तो अगर आपका पीडीसी एमुलेटर नहीं होगा तो क्या टाइम और डेट सिंक्रोनाइज होगा, नहीं सिंक्रोनाइज होगा। तो पीडीसी एमुलेटर का होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट पीडीसी एमुलेटर डज, पीडीसी एमुलेटर इज यूज्ड टू फॉर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, मॉडिफाइंग पासवर्ड, मैनेजिंग जीपीओज एंड टाइम एंड डेट सिंक्रोनाइजेशन। आई होप आपको पीडीसी एमुलेटर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, डिस्टिंग्विश नेम, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स। एज एग्जाम्पल हमारे पास दो डोमेन कंट्रोलर है, एक है spytech.com, दूसरा है youtube.com। अगर हम spytech.com में कोई नया यूज़र बनाएंगे, कोई नया ग्रुप बनाएंगे, तो ये यहाँ से अपडेट कर, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ तक इसको अपडेट को प्रोवाइड करना। और अगर हम कोई यूज़र बनाते हैं youtube.com में, कोई ग्रुप बनाते हैं हम youtube.com में, तो इस अपडेट को यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, डिस्टिंग्विश नेम एंड ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स। दो डोमेन कंट्रोलर के बीच में कोई भी यूज़र क्रिएट हो रहा है, कोई भी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किसी भी डोमेन कंट्रोलर में, तो एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर तक उस अपडेट को देना, ये किसका काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का। रिक्वायर फॉर मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट, नॉट इन अ सिंगल डोमेन इन्वायरमेंट। इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे मल्टी डोमेन है। मल्टी डोमेन मतलब हमारे एक से ज़्यादा डोमेन है। spytech.com एक डोमेन हो गया, youtube.com दूसरा डोमेन हो गया, यहाँ पे हमारा जरूरत पड़ेगा। अगर हमारा सिर्फ spytech.com हो, youtube.com ना हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या करेगा, आराम से बैठेगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, बैठे रहे, इसका कोई काम है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगा, वहाँ पे इसका काम आ जाएगा। सो आई होप आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।